टीटो के बाद यूगोस्लाविया का ढेर क्यों हो गया और इसमें से इतनी सारी कंट्री कैसे निकल आई? ऐसा गॉड फॉरबिड कभी ऐसा हो कि इंडिया जो है छोटे छोटे टुकड़ों में आ गया तो आसपास के नेबर्स ये मौका नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ इवन नेपाल भी आजकल सिर उठा रहे हैं। लेकिन चाइना ने अपनी डाइवर्सिटी को सैक्रिफाइस कर दिया कि हमें नहीं चाहिए इतने अनेकता, हमें खाली चाहिए क्या प्रोग्रेस। जब बुनियादी चीजें पूरी नहीं होती, रोटी कपड़ा मकान, तो जब आदमी जब इन चीजों में उलझा रहता है तो वो कहां से बात करेगा सेपरेशन की, वो कहां से बात करेगा पार्टीशन की, लाओ सब अलग ही हो जाएंगे। नहीं। हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आजादी के 78 साल पूरे हो गए, 78th इंडिपेंडेंस डे हम मनाने जा रहे हैं। आज एक क्वेश्चन का और एक आंसर करते हैं। ये भी ऑफ कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर GS1, फॉर GS2 या और साथ में हमारा एस्से और ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहता हूं पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू। अब बात यह होगी कि क्या वजह रही, क्या कारण रहे और क्यों इंडिया एक तरीके से, आप देखो आसपास के सारे नेबर्स ढल गए, अपने आप में टूट गए। पाकिस्तान तो 2 टुकड़ों में बट गया था। तो और भी इसके अलावा अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाओगे आप पाओगे कि चाहे यूएसएसआर रहा हो, चाहे यूगोस्लाविया रहा हो, जो मैंने बताया था टीटो, अब टीटो के बाद यूगोस्लाविया का ढेर क्यों हो गया और इसमें से इतनी सारी कंट्री कैसे निकल आई? स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, कोसोवो, मोंटेनिग्रो, क्रोएशिया, बोस्निया। क्या वजह रही कि यूएसएसआर में से ऐसी 12-13 कंट्री निकल आई? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस। तो कुछ तो वजह रही होगी कि इंडिया में से कोई स्टेट कभी खड़ा होकर बोल नहीं पाया कि साहब हम चले यहां से बाहर। तो क्या वजह हो सकती है? उन सारी वजहों के पीछे चलते हैं। अब इससे पहले चलते हैं, आपको बता दें कि ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आप लाइव और डिस्कशंस और हमारे सारे जितने हम आपके डाउट्स होते हैं हम यहां पे टेकअप करते हैं और यहां पे खूब सारा डिस्कशन होता है। तो यू कैन जस्ट आइदर स्कैन दिस QR कोड या यू कैन सर्च फॉर दिस ID। नाउ क्या हुआ? रीजन नंबर 1, इंडिया यूनाइटेड कैसे रह पाया और कैसे रह सकेगा आगे भी? तो इनके आंसर निकालने से पहले फोटोज भी लगी हैं और एक एक करके रीजंस अभी इनको खोलना शुरू करेंगे। पहली बात तो नेबर्स, जो हमारे पड़ोसी हैं, क्या वो बहुत अच्छे पड़ोसी हैं? अगर आप यूएस के ऊपर के पड़ोसी देखोगे तो ऊपर कौन है? कनाडा। नीचे कौन है? मैक्सिको। अब यूएस के ऊपर और नीचे दोनों जो नेबर्स हैं, दोनों उसके छोटे भाई जैसे हैं, कजिन जैसे हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कभी यूएस पे वो हमला नहीं कर सकते। हमारी तरफ देखो, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ इवन नेपाल भी आजकल सिर उठा रहे हैं। तो यहां पे म्यांमार हुआ, उसकी अपनी आर्मी है, और अफगानिस्तान का तो कुछ कहना ही नहीं है। खैर, अगर आप थोड़ा और इतिहास में पीछे जाओ, मुगल काल की तरफ, तो आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर। जोधा अकबर में एक जगह आती है जहां पे अकबर के सीने में तीर लगता है और अकबर हो जाते हैं इंजर्ड। फिर अकबर का इलाज चलता है, ठीक है, याद आया? उसमें उस समय राजपूताना के जो राजा होते थे वो क्या बोल रहे थे कि राजपूताना इस समय फिर दोराहे पे खड़ा है कि या तो अकबर अगर बच गया तो वो मुगल सेना अपने गुस्से में किसी को भी नहीं छोड़ेगी, और अकबर अगर नहीं रहा तो आसपास के अफगान असबेब इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। दैट मीन्स कि अगर कभी ऐसा, गॉड फॉरबिड, कभी ऐसा हो कि इंडिया जो है छोटे छोटे टुकड़ों में आ गया तो आसपास के नेबर्स ये मौका नहीं छोड़ेंगे। कह रहे इतना अच्छा मौका है, इतनी अच्छी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, इतना अच्छा रिसोर्सेज, इतनी अच्छी नदियां, इतना अच्छा पहाड़, सब कुछ चीजें, तो इंपॉर्टेंट है कि इन पे अटैक किया जाए। इसलिए भी हमारे नेबर्स ही क्योंकि ऐसे हैं कि भैया हम तो कभी अलग हो ही नहीं सकते एक दूसरे से। हमें पता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। दूसरी चीज, हमारा इतिहास। 100 साल पहले तक हम क्या थे? हम एक कॉलोनी थे, ठीक है। हमने देखा है कि बाहर की ताकत जब आती है तो कैसे, मतलब पैरों तले कुचलती है। दैट मीन्स कि हमें ये वाली जो इनकी फिलॉसफी थी डिवाइड एंड रूल वाली, अब दोबारा हम चलने नहीं देंगे। हम डिवाइड नहीं होंगे। बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। आप अभी यहां पे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं सर, हमारे अभी आपस में बहुत डिफरेंसेस हैं, हमारे अभी कास्ट है, ये है, रिलीजन है, सब कुछ है। पर इन सब के बाद, इन सब के ऊपर एक चीज चलती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप इसको नहीं इग्नोर कर सकते। आप कह सकते हो हमसे कि साहब देखो, अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, साउथ के द्रविडियन लोग हैं, ऊपर पंजाब के लोग अलग हैं, हरियाणा के लोग अलग हैं, जम्मू कश्मीर के अलग हैं। पर एक अंडरलाइंग, एक इसे कहते हैं यूनिफाइंग, कि सबको एक साथ करती हुई एक यूनिफाइंग सिविलाइजेशनल, कि हमारी एक अपनी सभ्यता है। सिविलाइजेशनल करंट, अंडर करंट मतलब जो नदी के नीचे जो एक और बहाव चलता रहता है, अंडर करंट कहते हैं उसे। तो ये जो आप टर्म पढ़ते हो ज्योग्राफी में, एक सिविलाइजेशनल हमारी एक तरीके की यूनिफिकेशन है। अब वो कैसे हुई है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, उसमें आपको जाना पड़ेगा हमारे, जब हमारा हिंदुइज्म वर्ड का जब जिक्र शुरू हुआ है।
आपको पता है हिंदुइज्म वर्ड आया कैसे है? ये सिंधु नदी के उस पार के लोगों के लिए यूज होता था। जो लोग यूरोप में रहते थे या जो लोग उधर रहते मेडिटेरेनियन में रहते थे, वो कहते थे हाँ सिंधु नदी के उस पार, इंदस नदी के उस पार। अब ये भी सिंधु नदी भी कोई नहीं है, ये इंदस नदी। तो इंदस नदी के उस पार जो लोग रहे होंगे उनका नाम रख दिया गया है कि ये सिंधु वाले लोग हैं, सिंधु घाटी के लोग हैं। धीमे धीमे नाम पढ़ते पढ़ते वो हिंदू लोगों के लिए आने लग गया, हिंदुस्तान वर्ड वहां से आया। चलिए ठीक है, ये तो हम थोड़ा हिस्ट्री में चले गए, पर उसी समय से ही एक सिविलाइजेशनल, एक अंडर करंट, एक यूनिफाइंग हमारा एक कल्चर रहा है कि आप जैसे भी हो, हमारे ही हो, जहां भी हो, टॉलरेंट रहे हैं हम। हिंदुइज्म जो सनातन धर्म है, इवन नॉट इवन सनातन धर्म, आई विल गो बैक टू स्कूल ऑफ फिलोसफी, दैट इज अद्वैत वेदांत। अब आधों को पता भी नहीं होगा, ये अद्वैत वेदांत ये इंडियन फिलोसफी है। अब इंडियन फिलोसफी इतनी स्ट्रांग है यहां पे कि हमारे यहां पे शुरू से ही बात हुई है कि देयर कैन बी वन और मोर गॉड्स। आप आपस में बात कर सकते हो कि साहब मैं एक भगवान को मानता हूं, आप दो भगवान को मानते हो, आप तीन को मानते हो, आप चार को मानते हो, पांच को मानते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि एक सबकॉन्शियस में अंदर ही अंदर मन में एक आ चुका है कि हाँ साहब हमें टॉलरेंट रहना है, अगला वाला जो व्यक्ति अपने मन से जिसको मानता हो, जिसको अपने इष्ट देव मानता हो, उसको माने। ठीक है, तो एक अंडरलाइंग एक जिसे कहते हैं टॉलरेंस की भावना, वो तो डेवलप होनी शुरू हुई। इसके बाद आता है हमारा संविधान। अब इस तरफ आप अगर देख रहे हो तो ये है सुनील खिलनानी जी, प्रोफेसर सुनील जी की किताब है द आइडिया ऑफ इंडिया। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एस्से के पर्सपेक्टिव से, तो यहां इन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया में काफी इन्होंने इंडिया की डिटेल डेमोक्रेसी के ऊपर बात करी है कि देखो साहब कितनी खूबसूरत है डेमोक्रेसी। और इन्होंने कहा है कि जो डेमोक्रेसी आई है इसकी बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है। यस करेक्ट। अब इस डेमोक्रेसी के साथ हमें मिला क्या? हमें मिला द संविधान ऑफ इंडिया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जो अटूट है। एक इस संविधान में एक नेचर है जो मैं अपनी पॉलिटी क्लास में तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूं। वो क्या है कि ये संविधान एंटी फ्रेजाइल है, मतलब इतना हल्का नहीं है कि कोई भी आके इसको पलट दे, है ना। ये एंटी फ्रेजाइल है, एकदम इतना छुई मुई जैसा नहीं है। इसको हमारे संविधान को चाहे कितने भी बरस हो जाएं, कितने भी अमेंडमेंट हो जाएं, पर संविधान की अंतरात्मा, संविधान की मूल भावना नहीं हिली है। संविधान की मूल भावना क्या है कि सबके लिए वेलफेयर स्टेट, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज। चाहे कोई अगर दलित वर्ग है, चाहे कोई पिछड़ा वर्ग है, तो उसको एफर्मेटिव एक्शन के द्वारा हम ऊपर लेके आएंगे। एफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं? रिजर्वेशन होते हैं। और तरीके क्या होते हैं कि हमने बोला मिडिल क्लास को क्या चाहिए? नौकरियां चाहिए। ठीक है, नौकरियों का प्रावधान है, वो कैसे है? सिविल सर्विसेज। तो हमारे यहां संविधान हर चीज को लोगों को देना चाहता है। अब इन्होंने जो लिखा है, इनकी बुक में एक एक्सर्प्ट है, बड़ा अच्छा है। इन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमको मिली है, इसकी वजह से क्या एक आउटकम हो पाया? वो ये हो पाया कि जो जितनी आप मोनोलिथिक आउटकम्स देखते हो और देशों में, मोनोलिथिक क्या होते हैं कि एक ही कल्चर रहेगा, केवल एक ही धर्म रहेगा, केवल एक ही आइडिया रहेगा, केवल एक ही फिलॉसफी रहेगी। तो ऐसे मोनोलिथिक कल्चर्स को हमारे संविधान ने कहा नीचे रहो, आपकी जरूरत नहीं है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोगों में सब तरह के लोग रहते हैं और इनके जो ऐसे मोनोलिथिक आउटकम जो लोग चाहते हैं कि साहब एक ही भाषा, एक ही रंग, एक ही कलर, एक ही रिलीजन, एक ही जात, जो भी हो, तो ऐसी बातें नहीं हो। इसकी वजह से क्या हुआ? ऐसे जो जेलेट्स होते हैं, जेलेट्स माने समझते हैं आप? जेलेट माने किसी एक फिलॉसफी के अनुयायी लोग। तो ऐसे जेलेट्स को संविधान ने एक बे पे रखा है, एक तरफ दबा के रखा है कि आप पीछे रहो, इतने ज्यादा आगे आने की जरूरत नहीं है। हमारे सब तरह के लोग हैं, सब तरह के धर्म हैं, सब तरह की बातें हैं हमारे यहाँ, खान पान, कल्चर, लैंग्वेज, सब चीजें। ठीक है, पर इस संविधान की वजह से एक प्रॉब्लम भी हुई है। वो क्या हुई है कि हमारा कई सारे पॉजिटिव या डिजायरेबल आउटकम्स जो आ सकते थे, थोड़ा डिले हो गए, वो भी नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जब है तो डेमोक्रेसी मींस कि हमें हर तबके की बात सुननी है, हमें हर किसी की बात, हम किसी की बात को इग्नोर करके आगे नहीं चल सकते। दैट मींस कि हमारे यहां कुछ और आउटकम आ सकते थे, जैसे कहां? जैसे चाइना। अब चाइना और इंडिया में एक फर्क है, अभी आगे देखेंगे वो। तो चाइना का आप एक मूल आइडिया समझो कि चाइना 1949 के अराउंड तभी आजाद हुआ, हमारे साथ ही आजाद हुआ। ठीक है, फिर चाइना ने क्या किया? अब चाइना भी हमारे जैसे ही डाइवर्स था, वहां पे किंग डायनेस्टी है, शुंग डायनेस्टी, जो भी है, तो बहुत सारे लोग थे वहां पे, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग। लेकिन चाइना ने अपनी डाइवर्सिटी को सैक्रिफाइस कर दिया कि हमें नहीं चाहिए इतने अनेकता, हमें खाली चाहिए क्या? प्रोग्रेस। हमें चाहिए क्या? डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट की कॉस्ट आई। कॉस्ट क्या आई कि वहां पे जो डाइवर्सिटी है, वहां पे जो अनेकता है, वो गायब हो गई। वहां पे एक ही तरह का आइडेंटिटी है, एक ही तरह का कल्चर है, एक ही तरह की बातें, सारी सब कुछ है। नाउ जहां हम हैं, हमारे यहां पे आप पाओगे कि हमारे यहां पे एक चीज है जो है प्लूरलिज्म। सब भारतीय हैं। जैसे हम बहुत आम भाषा में समझाऊं तो कि हम एक फैमिली हैं,
हम इस फैमिली के अंदर हमारे यहां इन फाइटिंग हो सकती है, हमारे यहां अंदर गृह कलेश हो सकता है, ठीक है, ये माना जा सकता है, घर के अंदर कुछ ना कुछ कभी गृह कलेश कुछ ना कुछ होता रहे, बट कोई बाहर का, इफ यू हर्ट वन ऑफ अस यू हर्ट ऑल ऑफ अस। अगर आप हम में से किसी एक पे हमला करते हो तो वो हम में सब पे हमला माना जाएगा। ये हुआ। इस डाइवर्सिटी ने हमें एक चीज दी, जो क्या दिया कि हम आज जो कोलकाता में हुआ, हम जो आज मणिपुर में जो सुनते थे, मणिपुर में जो चल रहा था, हम इसके अलावा हमने जो और जगह जो हमने त्रासदियां देखी हैं इस देश में, चाहे केरला के आए हुए भी फ्लड्स हों या लैंडस्लाइड हो, तो हम उनके लिए फील करते हैं। हम भी भारतीय हैं, वो भी भारतीय हैं, हम सब एक छत के नीचे हैं। जैसे आप युगोस्लाविया में देखते हो, यहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि प्रॉब्लम ये थी, भले ही एक टीटो के अंडर, टीटो क्या थे, इस पूरे युगोस्लाविया एरिया के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब इस युगोस्लाविया जैसा एक टर्म के अंडर इतने सारे, चाहे वो बोस्नियन हो, चाहे वो क्रोएशियन हो, चाहे वो हंगेरियन हो, चाहे वो स्लोवेनियन हो, चाहे वो रोमेनियन हो, चाहे वो कोई भी हो, अपना आइडेंटिटी कम हो रही थी इनकी। इन्हें लग रहा था कि यार हम बोस्नियन हैं, हम सर्बियन हैं, हम मॉन्टेनीग्रो वाले हैं, हम मैसिडोनिया के हैं, हम यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, लेकिन हम एक युगोस्लाविया के अंडर हमें कब तक रहना पड़ेगा। यहाँ पे हुई है वायलेंट रायट्स, यहाँ पे हुई है वायलेंट किलिंग्स। आपस में इन लोगों ने एक दूसरे को 90s में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे खूब इनफाइटिंग हुई, सिविल वॉर हो गया यहाँ पे। यूएसएसआर में जो हुआ, यूएसएसआर में सबसे बड़ा, ठीक है, रशियन एक आइडेंटिटी बची रह गई इनकी, बट जो बाकी सारी जितनी एथनिसिटीज थी, बाकी सारे जितने कंट्रीज थे, वो तो निकल निकल के अलग हो गए। कजाकिस्तान अलग हो गया, यूक्रेन, ये अपना बेलारूस हो गया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, सब चलेगा यूरोप में। इन्होंने कहा भाई यूएसएसआर के अंडर नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ जो चीज सही चली वो क्या थी कि हम मान के चले कि साहब हमारे सबके ऊपर, हम पूरी प्लूरल आइडेंटिटी हमारी सब हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर इंडियननेस है, इंडियननेस। हम भारतीयता के साथ रहेंगे, चाहे कोई किसी भी आइडेंटिटी से अपना बिलोंग कर ले, चाहे कोई अब कुछ भी कर ले। ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, आप ये देख रहे हो फोटो, ये है इंडिया स्किल्स कंपटीशन। चलो इसकी एक फोटो है, ये अपना यहाँ की। अब क्या हो रहा है, भारतीय हैं, क्योंकि भारतीय हैं इस वजह से एक अपने आप में से एक प्रोज एंड कॉन्स भी आते हैं इसके। वो ये हैं कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की किल्लत है, हर किसी को रिसोर्सेज के लिए फाइट करना पड़ता है। हम सब क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं नौकरियां, हम चाहते हैं अच्छी सुविधाएं, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, सब कुछ। तो वी आर फाइटिंग, वी आर कॉम्पीटिंग, हम सब आपस में ही कॉम्पीट कर रहे हैं। हम उन्हीं रोल्स के लिए, उन्हीं सर्विसेज के लिए, चाहे वो केरला का व्यक्ति हो, चाहे वो दिल्ली का एस्पिरेंट हो, चाहे वो राजस्थान का एस्पिरेंट हो, हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। अब ये इंडियननेस होने की वजह से हमें मिल पाई है। अगर हम नहीं होते क्या पता कोई अपनी सर्विस बताता, कोई अपना कुछ कहता, नहीं। हमारे यहाँ हम सब एक दूसरे के साथ एक सोशल स्पेस में कंपटीशन करते हैं कि साहब जो बेस्ट हो उसको सर्विस मिले, या जो भी बेस्ट हो उसको ये नौकरी मिले, उसको वो बिजनेस मिले, उसको वो अपना टेंडर मिले, जो भी मिले। तो एक कंपटीशन हो रहा है कि भैया हम गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं, कि भैया हम इसरो में जाना चाहते हैं, हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, हम तेज धावक हैं, जो भी हैं। तो एक कंपटीशन की भावना है। दैट मीन्स जो रिसोर्सेज के लिए जो एक फाइट तो नहीं कहेंगे इसको, पर एक कंपटीशन ही कहेंगे। अब ये कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत आम भाषा में कहूं तो जब बुनियादी चीजें पूरी नहीं होती, रोटी कपड़ा मकान, तो जब आदमी जब इन चीजों में उलझा रहता है तो वो कहां से बात करेगा सेपरेशन की, वो कहां से बात करेगा पार्टीशन की, लाओ साहब अलग ही हो जाए इंडिया से। नहीं, अभी जब तक ऐसे कोई ना कोई आप इधर उधर से कोने कोने से इक्के दुक्के 0.01% पॉपुलेशन की जब आप आवाजें सुनते हो कि साहब हमें तो खालिस्तान चाहिए, हमें तो साहब अपना द्रविडियन स्टेट चाहिए, हमें तो अपना बोडोलैंड चाहिए, हमें तो अपना नागालैंड चाहिए, ये चाहिए, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि वो एक फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो कॉर्नर केसेस हैं, और वो कॉर्नर केसेस वो हैं जो खाली हैं, जिनके पास काम नहीं है। बाकी आप 99.9% जनता को देखो, वो मेहनत कर रही है 2 वक्त का खाना लाने के लिए, अपने आगे आने वाले फ्यूचर के को सिक्योर करने के लिए। तो कहां समय रहेगा कि हम इन सारी चीजों में उलझे। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, हम बात करेंगे, हम चले हिस्ट्री में, जब हम आजाद हो रहे हैं। ये फोटो तब की है, ठीक है। आजादी के समय जब हम हुए आजाद, तो इतने सारे पॉलिटिशियंस थे, अपने अपने तरह का सबका इंटरेस्ट, सबका अपना एक फिलॉसफी, पर सबका एक कॉमन गोल क्या था? पहली बात तो इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजाद हो गए। आजाद होने के बाद भले ही हमारे पॉलिटिशियंस ने सब चीजें सही से नहीं करी हो, कुछ चीजें बिगाड़ दी हो, कुछ चीजें ये सब इधर उधर पूरी इक्वेशन खराब कर दी हो, बट व्हाट दे डिड राइट वाज कि हमारी यूनिटी बचाए रखी, ठीक है। आर्मी में सबके लिए ओपन है,
आर्मी में जो फिट है, जो दौड़ सकता है, जो भाग सकता है, जो फिजिकल में फिट हो जाएगा वो आर्मी में आ जाएगा। ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि साहब कोई एक सेक्शन के लोग ही आ पाएंगे, नहीं, वो सबके लिए बराबरी का हक दे रहा है। पॉलिटिशियंस ने एक चीज जो इंश्योर करी वो ये इंश्योर करी कि भले ही हमारे सबके एस्पिरेशन अलग हों, ठीक है, होते रहें, इन फाइटिंग हो सकती है, आपस में हो सकता है, पर कोई कभी ये नहीं कह दे कि साहब हैदराबाद लेके मैं चला बाहर इंडिया से। नहीं, कहां जाओगे हैदराबाद लेके इंडिया से बाहर? रहोगे तो इंडिया में ही ना, तो अब यहीं पे रहो। चाहे अगर आपको लैंग्वेज के आधार पे अगर आपको अपना स्टेट चाहिए, ले लो जी, इतनी भी क्या। तो हमने क्या किया लैंग्वेज के नाम पे? हमने पहला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया। कौन सा स्टेट बना था पहला जो भाषा के नाम पे बना था? कमेंट। अब थोड़ा सा जरा इतिहास में वहीं चलो, इसी समय पे 47 के समय पे एक तरफ अफ्रीका है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है, ठीक है। ये तीन बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं, ठीक है। अब अफ्रीका उस समय आप देखो जरा किस हाल में है। आधा, पता नहीं आधे से ज्यादा अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका, ये क्या है? ये तो है फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका। इसमें जाने कितने कंट्रीज हैं। इसमें नाइजीरिया है, इसमें अपना अल्जीरिया है, नाइजर है, इसमें माली है, मॉरिटानिया है, जाने क्या क्या कंट्रीज हैं इसमें। फ्रेंच कॉलोनी है। इधर की इजिप्ट की, सूडान की, कीनिया, तंजानिया, ये वाली कौन सी? इंग्लैंड की अपनी, ठीक है। बीच में बेल्जियन कॉन्गो भी है। इस समय पे 47 में कॉन्गो एक कंट्री, कॉन्गो की जीडीपी पर कैपिटा ये कितनी आ रही है देखना अभी, $125। इस समय पे इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा $8 थी, $8 बस, दैट्स इट। यूएस की 47 के अराउंड जो लिटरेसी रेट थी, यानी कोई व्यक्ति कितना कितना पढ़ा लिखा है, लिटरेसी रेट समझते हो ना आप, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक दर हमारी। तो अब ये दर यूएस में 47 में थी अराउंड 50%, मतलब वहां 50% आबादी पढ़ी लिखी थी। चाइना में ये चीज, चाइना तो क्या था उस समय, ये ठीक है जो भी था, ये पूरा पूरा सारा मिला हुआ, मंचूरिया, मंगोलिया, शिनजियांग, तिब्बत और अपना ये इधर का एरिया, तो इसके अराउंड इसकी थी 20 से 40%। इनका कोई क्लियर फिक्स पता नहीं है। इंडिया इस समय 12% लिटरेसी दर, हमारे यहाँ शैक्षणिक दर कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लोग कितने ज्यादा। उस समय पढ़ा लिखा किसको माना जाता था? जो अंगूठा नहीं लगा रहा है वो पढ़ा लिखा है, बस इतना मान लिया। तो अब हमारे यहाँ वो 12% जनता है जो पढ़ी लिखी थी। $8 पर कैपिटा थी हमारी जीडीपी पर कैपिटा, $8। वहां से खड़े होके हम आज यहां तक आए हैं। तो ये इट्स अ मिरेकल इन इटसेल्फ कि हम इनके सामने खड़े हुए रहे और हम आ गए आज, अब यहां तक हम आ गए हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम इसको आगे लेके जाएंगे और ये हमारे ऊपर है कि हम कोई भी, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, हम ऐसा कुछ भी आगे सोचेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, ऐसी कोई बात जो इंडिया की यूनिटी को किसी भी हाल में भंग कर रही हो। However we are, whatever we are Indian at heart, we are Indian by heart, we are for India, of India and by India. हम भारत से ही हैं, भारत की वजह से हैं और भारत के लिए हैं। So, ये इंडिपेंडेंस डे पे आपके लिए कुछ प्रॉमिस भी है, आपके लिए कुछ अपने आपके लिए रेजोल्यूशन भी है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन ज्यादा बेटर होता है कि हम भारत की आज़ादी के दिन हम कुछ शपथ लें, हम कुछ प्रतिज्ञा लें, और प्रतिज्ञा ये होगी कि हमारे आने वाले जो भी समय साल जो भी हों, हम उन सालों में, हम उन समयों में हम वो कदम उठाएं, वो एक्शन उठाएं जो इस देश के लिए हितकारी हो, जो इस समाज के लिए हितकारी हो, जो इस पृथ्वी के लिए हितकारी हो। विद दिस, इस आशा के साथ वी टेक योर लीव, आई टेक योर लीव। अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।